जेईई मेन 2025 जो क्वेश्चंस आए थे बालक वेक्टर चैप्टर से, वो टॉपिक वाइज कुछ इस टाइप से थे। बेसिक क्वेश्चन देखा जाए तो 2 पूछा गया था, डॉट प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट पर देखा जाए तो 5, क्रॉस प्रोडक्ट पर 6, लीनियर कॉम्बिनेशन पर 5 और टेट्राहेड्रन कॉन्सेप्ट जो है उस पर 2 और मिसलेनियस देखा जाए तो वो भी 2 क्वेश्चन पूछ रखा था, यानी टोटल 22 क्वेश्चन आया था। सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट का ये 5 क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं हमारा, है ना। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये दिख रहा है, इसे देखो, हर क्वेश्चन को तुम पहले ट्राई करते चलना, उसके बाद मेरे भाई उसका सॉल्यूशन देखना, मजा आएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। अगर क्लिक कर जाए तो हम लोग इसे तुरंत सोच सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं, और नहीं तो फंस जाएंगे इससे क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से पहले ट्राई करना। बोला गया था कि एक वेक्टर ए है, एक बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इस तरीके से मेरे भाई एक इक्वेशन दे रखा है और हमसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या होगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला कॉन्सेप्ट के बारे में सोचे तो क्या होगा, क्वेश्चन तुरंत बनेगा। देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मतलब ये कि न्यूमरेटर में एक बार हम प्लस कर दिए डिनोमिनेटर को, और नीचे क्या किए कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस करके लिख दिए। तो एलएचएस में जो किए हैं वही आरएचएस में करना होगा। यहाँ पर मेरे भाई 1 था नीचे में, तो √2 + 1 कर दिए, यानी कि ऊपर में न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को ऐड किए हैं, किसमें, न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर में हम क्या किए हैं, उसका ठीक अपोजिट, यानी कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किए हैं। तो √2 + 1 - 1, तो ये 1 1 गायब हुआ। इधर देखा जाए तो ये बन गया हुआ 2 + √2 बन गया 1 1 2, और नीचे में √2 आ गया। और इधर देखा जाए मेरे भाई तो ये और ये गायब, यानी ऊपर में ये बना 2 ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी कैंसिल हो रहा है ना बुआ, यानी कि ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 2 से 2 गायब यहाँ पे, है ना। 2 से 2 बालक यहाँ पर गायब। इधर भी देखा जाए अगर हम लोग ये जो डेटा है इसमें √2 कॉमन ले लें, है ना। देखो क्या था, 2 + √2 था ना, तो √2 अगर कॉमन ले लें तो √2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 + √2 था, यानी कि 1 + √2 आ जाएगा, और नीचे में अपने पास √2 ये वाला तो बचा हुआ था, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ डेटा हम लोगों को मिला। आगे देखा जाए और क्या बोला गया है क्वेश्चन में, और हमसे बोला गया है कि भाई सेम मैग्नीट्यूड है, यानी कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड। बात क्लियर है ना। चलो मान लेते हैं कि इसका और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड टी है। ऐसा मानने से ना बार बार एक ही बात नहीं लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज इसमें कैंसिल होगा बालक, है ना, इसलिए हम इसको मान लिए। चलो अब आगे देखो, आगे देखो, हम ये बोल रहे थे कि इसको हम इधर भेजे क्या, इसको पहले इधर भेजते हैं, तो अपने पास आ गया ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 + √2, और इनटू में हो जाएगा अपने पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले क्या, स्क्वायरिंग हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि हम लोग जानते हैं मेरे भाई, देखो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये होता है। जब हम स्क्वायर कर लेंगे तो इस रूट से बच जाएंगे, है ना। जब हम लोग स्क्वायर कर लेंगे ना मेरे भाई तो ये जो रूट आ रहा है इससे बच जाएंगे, और हम लोग 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लोग कॉस के टर्म में ऐसा लिख लेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड वाला बात हम लोग रिलेट कर पाएंगे। हम बोलना ये चाह रहे हैं, देखो बड़ा आसान बात बोलना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना। ये बोल रहे हैं कि पहले तो दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लिए, तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। तो चलो इसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो ये लिखेंगे हम लोग वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस 2 × वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और फिर इसके साथ कॉस थीटा था फॉर्मूला में, ठीक है। इधर जब हम लोग स्क्वायर किए तो 1 + √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 + 2√2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 + 2√2 लिख लेते हैं बुआ। और ये माइनस वाले को जब हम लोग ओपन करेंगे तो क्या होगा बालक, यहाँ पर होगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2 × वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस थीटा, ये बात आएगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ध्यान से बस देखते जाओ। अब हम लोग क्या करें कि इसको हम टी माने थे, दोनों सेम मैग्नीट्यूड था, क्वेश्चन तो आसान कर दिए थे ये बात बोल के, तो हम यहाँ भी टी रख दिए, यहाँ भी टी रख दिए, और देखो टी × टी, ये भी टी स्क्वायर बन गया, ये भी टी स्क्वायर बन गया, यानी कि अपने पास क्या आया, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया, टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से देखो इन दोनों को भी हम लोग टी स्क्वायर लिख सकते हैं,
टी स्क्वायर लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ भी हम लोग टी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, टी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम किया जाए क्या, टी स्क्वायर को गायब ही कर दिया जाए क्या दोनों साइड से। देखो 2t स्क्वायर है और यहाँ टी स्क्वायर है, ये 2t स्क्वायर है ना, चलो इसको भी मिटा के हम 2t स्क्वायर लिख ले रहे हैं। टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, 2t स्क्वायर हो गया। यहाँ भी कर ले क्या सेम काम, यहाँ भी हम लोग सेम काम कर लिए, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर। अब सुनो बुआ, हम ये बोल रहे थे कि दोनों साइड से अगर हम t कॉमन ले लें, टी स्क्वायर कॉमन ले लें, टी स्क्वायर अगर इधर से हम कॉमन लिए तो यहाँ से 2 + 2 cos थीटा बचा है ना, 2 + 2 cos थीटा, 2 + 2 cos थीटा। और यहाँ पर इक्वल टू में 3 + 2√2 तो है ही, अगर हम टी स्क्वायर कॉमन निकाल चुके हैं है ना, टी स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन निकाल लिए हैं तो इधर क्या बचा, इधर बचा मेरे भाई 2 - 2 cos थीटा, 2 - 2 cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखा जाए, अब ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गायब हो गया मेरे भाई। हम इसको इस साइड लेकर के आ जाएं तो ये बन गया 2 + 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 - 2 cos थीटा। और इधर कितना आ गया 3 + 2√2, 3 + 2√2। कोई दिक्कत है क्या, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, एकदम तुरंत निकाल लेंगे, फिर से लगा देंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। लेकिन उससे पहले ही 2 को पहले कैंसिल करा दिया जाए। यहाँ से हम 2 कॉमन लिए तो 1 + cos थीटा आ गया बुआ, और नीचे में 2 कॉमन लिए तो 1 - cos थीटा आ गया। और इधर क्या आ गया अपने पास 3 + 2√2 डिवाइडेड बाई 1, 1 तो है ही, 2 से 2 गायब। अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो एक बार फिर से है ना। तो हम क्या करें कि चलो ऊपर में हम डिनोमिनेटर को जोड़ दिए, तो cos गायब होकर 2 आ जाएगा। और नीचे में हम लोग क्या करना होगा, अगर ऊपर में जोड़े हैं डिनोमिनेटर को तो नीचे में डिनोमिनेटर को माइनस करना होगा न्यूमरेटर से, तो नीचे में आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस करने के बाद। और यहाँ पर क्या होगा 1 पहले जा करके वो जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। जो काम इस साइड करेंगे जिस तरीके से, वही काम इस साइड करेंगे, तो ये आ जाएगा। और नीचे में आ जाएगा 2 + 2√2 है ना, माइनस कर लेंगे तो 3 - 1 कितना हो गया बुआ 2 हो गया। तो चलो यहाँ से 2 और 2 को निपटा दिया जाए, तो यहाँ से 1 + cos थीटा जो है ना बुआ, वो कितना आ गया अपने पास 1 + cos थीटा जो है। अगर हम इस इधर से भी कुछ कॉमन ले, चलो 2 कॉमन ले लिए, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले, एक सेकंड बालक, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले तो अपने पास आ गया 2 + √2। और इधर अगर हम लोग 2 कॉमन ले मेरे भाई तो आ गया ये 1 + √2। चलो 2 से 2 इधर भी गायब हो गया। अभी और गायब होगा क्या, अभी और गायब होगा क्या, बिल्कुल हो रहा है बालक। देखो ऊपर से फिर से 2 कॉमन लो, ऊपर से फिर से 2 कॉमन लो, 1/cos थीटा है। फिर से अगर हम लोग √2 कॉमन लेते हैं, √2, तो √2 + 1 आ गया, और √2 कॉमन लेते हो, और इधर भी 1 + √2। देखो ये गायब हो गया। अब तो हम लोग थीटा आराम से 45 डिग्री रिपोर्ट कर सकते हैं है ना। दोनों साइड पलट दिया जाए तो cos थीटा का वैल्यू हुआ 1/√2 है, यानी कि एंगल मिल गया थीटा अपने पास π/4, यानी कि 45 डिग्री हम लोगों को मिल गया है, 45 डिग्री मिल गया है। चलो तब तो क्वेश्चन आसान हो गया। देखो अब हम लोग को क्या निकालना है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लिक कर जाए तो तुम तुरंत इसके बारे में सोच सकते हो। हमें निकालना था इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो हमको ये निकालना था a + b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाई a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा इसका भी स्क्वायर था, ये हमें निकालना था। तो ध्यान से सुना जाए भाई, इसका जब हम लोग मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो किसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आएगा अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर जो कि t है, तो इसे हम t स्क्वायर लिख दें, फिर v वेक्टर का यानी कि t स्क्वायर, फिर 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v यानी कि t इंटू t स्क्वायर फिर से लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos थीटा, दोनों के बीच का cos यानी कि cos 45 π/4 यानी कि 1/√2 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे मेरे भाई है ना। और नीचे में क्या है अपने पास, इसका स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर। तो t गायब कर दिया जाए क्या, टी गायब कर दिया जाए, टी कॉमन लेकर के जब हम लोग कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे तो अपने पास क्या आएगा, देखो यहाँ से 2 + 2 इंटू 1/√2 आ जाएगा। तो एक √2 से एगो √2 कैंसिल होगा, यानी कि √2 + 2 विल बी द फाइनल आंसर बालक। टी स्क्वायर तो वैसे भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर अपना क्या आया 2 + √2 यानी ऑप्शन नंबर ए जो था ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बालक, अगला क्वेश्चन जो था ये वाला, ये क्वेश्चन तो यार बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान पूछा गया था। देखा जाए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो यूनिट वेक्टर है जिसके बीच का एंगल π/3 है, जिसके बीच का एंगल हुआ π/3 है। यानी कि बोलना ये चाह रहा है कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर अगर हम लोग निकाले तो इसका वैल्यू आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन देम का कॉस, यानी कि कॉस π/3, क्योंकि π/3 हम लोगों को एंगल दे रखा है। अब बताओ अगर यूनिट वेक्टर है तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा ना, यानी कि 1 × 1, और ये कितना होता है बालक, ये 1/2, यानी कि फाइनल वैल्यू इसका 1/2 आ गया। तो मेरे भाई इसके जगह पर हम लोग 1/2 का यूज कर सकते हैं, बेसिक बात है। आगे देखा जाए क्या बोला जा रहा है हम लोग से, आगे बोला जा रहा है कि ये जो है ना, ये जो है ये वाला है कोई ना कोई वेक्टर होगा, ये भी कोई ना कोई वेक्टर होगा, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों वेक्टर का, देखो दोनों वेक्टर का जो डॉट होगा वो 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहां पर एक इक्वेशन बना है, क्लियर है कि दोनों का डॉट 0 होना चाहिए। ये कोई ना कोई वेक्टर क्रिएट होगा ना, ये भी कोई ना कोई कंप्लीट वेक्टर क्रिएट होगा जब प्लस माइनस करेंगे पूरा कंप्लीट। तो दोनों वेक्टर का डॉट 0 आना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है, इजी बात है। अब डॉट जो है बालक वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये दोनों अच्छा ए का ए के साथ डॉट करेंगे तो मोड ए का मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 3 लेमडा इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, ये बात जानते हो ना, उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट यानी कि उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इन दोनों को क्लब किया जाए तो अपने पास आ जाएगा -λ² और ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, जिसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1/2 पुट कर सकते हैं बालक, है ना, 1/2 पुट कर सकते हैं। इसके बाद देखो ये दोनों मिलकर के कितना बन गया 6b वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बात तो वही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालो, बात एक ही है, यहाँ भी हम लोग पुट कर सकते हैं। फिर माइनस देखो 2 × लेमडा और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि b डॉट बी होगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, और ये क्वेश्चन भी बालक तुरंत निपट जाएगा। देखो हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख दे क्या, यहाँ हम 1/2 लिख दिए क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग 1/2 निकाल चुके हैं। यहाँ भी लिख दे क्या 1/2, जब यहाँ हम लोग 1/2 लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा बालक, 1/2 लिखेंगे तो ये 3 बन गया, कोई दिक्कत नहीं अभी तक, है ना। अच्छा यहाँ पर एक बात बताओ, ये तो 1 का स्क्वायर, ये तो 1 का स्क्वायर यानी कि ये तो 3 हो गया, ये तो 3 हो गया, ठीक है, 3 लेमडा हो गया, सॉरी यहाँ पर 3 लेमडा हो गया 1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर λ²/2 हो गया, और यहाँ पर +3, और यहाँ पर ये भी तो -2 लेमडा हो जाएगा, -2 लेमडा हो जाएगा बालक। अभी तो कोई दिक्कत क्या, क्योंकि ये भी 1 है और इज इक्वल टू अपने पास 0 आ गया। अब आगे देखा जाए, आगे यहाँ पर ये दोनों क्लब होकर के लेमडा बना, लेमडा -λ²/2 + 3 इज इक्वल टू 0। 2 अगर हम लोग एलसीएम ले ले, तो यहाँ से 2 लेमडा -λ² + 6 हो गया यहाँ पर बालक, और इज इक्वल टू 0। 2 को अगर हम लोग उधर भेज दे तो 2 जा करके 0 बन गया, और माइनस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो λ² -2λ -6 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से लेमडा निकाल लेते हैं वेवी कर्व से, या एक काम किया जाए स्मार्टली थोड़ा चला जाए तो 6 को इधर भेजा जाए तो λ² -2λ + 1 का स्क्वायर, और 6 को इधर भेज दिए, ये फार्मूला बनाने के लिए 1 जोड़ दिए तो 6 + 1 यहाँ पर 7 हो गया, दोनों साइड 1 1 जोड़ दिए, समझ पा रहे हो। ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये एक फार्मूला बन गया λ -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम लोग लेमडा डायरेक्ट रिपोर्ट कर पा रहे हैं बालक, है ना, डायरेक्ट अपने पास लेमडा कितना आ रहा है, लेमडा आ रहा है 1+, देखो ये तो 7 हो गया ना, तो इसका √7 स्क्वायर उधर जाएगा तो √7 प्लस माइनस होगा, यानी कि एक आएगा अपने पास बालक 1 + √7 और एक आएगा 1 - √7, है ना, 1 - √7, 1 तो उधर जाएगा ही, +√7 - √7, बात क्लियर है। तो चलो अब देखते हैं लेमडा का ये 2 वैल्यू हम लोगों को मिला, और ये बोला क्या था, बोला था देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा इन द इंटरवल -1 से 3 तो देखो लेमडा जो है एक तो ये आया और एक ये आया, लेमडा का 2 वैल्यू है, मतलब लेमडा का वैल्यू तो आया है, बट बोल रहा है कि इस रेंज में लेमडा का कितना वैल्यू आएगा, तो इस रेंज में बालक दोनों में से कोई भी नहीं है, ये 3 से बड़ा हो जाएगा,
रूट 7 प्लस 1 जो है वो 3 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रूट 7 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 3 से तो बड़ा हो जाएगा, और ये 1 माइनस रूट 7 यानी कि -1 से छोटा हो जाएगा। यानी लेमडा का वैल्यू तो मेरे भाई आया है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस रेंज में नहीं आया, यानी कि इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन, ये तो और आसान है, ये क्वेश्चन वालों को और आसान है। इसको देख लिया जाए। बोला जा रहा है कि अगर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जो है वो अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू इतना बी वेक्टर के, वो ये और ये है, ये और ये है, तो हमको ये बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन था बालक, रियली बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो कैसे बनेगा ये, देखो कैसे बनेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, लेट ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो इसका कंपोनेंट इसमें है, ये भी डॉट ही से बनेगा, इसका कंपोनेंट इसमें, इसका कंपोनेंट इसमें, इस वेक्टर का कंपोनेंट इसमें अलोंग वाला ये दिया हुआ है, और इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर ये वाला दे रखा है, तो हमसे उसका वैल्यू पूछा जा रहा है, उसका वैल्यू पूछा जा रहा है। एक बात बताओ कि हम ए वेक्टर जो है इज इक्वल टू ए वेक्टर का पैरेलल वाला कंपोनेंट, पैरेलल वाला कंपोनेंट टू बी वेक्टर, पैरेलल वाला कंपोनेंट टू बी वेक्टर, मतलब कि इसका बात बोला जा रहा है। और इसमें अगर हम प्लस कर दें ए वेक्टर का परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट वेक्टर टू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर मिल जाता है क्या हम लोग को? बिल्कुल मिल जाता है। देखो इसका जो कंपोनेंट आएगा वी वेक्टर के अलोंग वाला वो ये आएगा, और इसका जो कंपोनेंट आएगा वी वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला ये आएगा, है ना, ये वेक्टर था, तो इसको मिलाएंगे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से बालक इसका वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगा। तो वही लिख दिए, इसको ये लिख दिए और इसको ये लिख दिए, दोनों का सम ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग ना ए वेक्टर बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग ए वेक्टर बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर ए वेक्टर निकाल लेंगे तो अल्फा बीटा गामा के बारे में सोच लेंगे, है कि नहीं है, और ये निकालना था तो निकाल देंगे, वेरी इजी बात। तो क्या किया जाए, चलो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस होगा, इन दोनों का प्लस, इन दोनों को प्लस करना है ना। तो इन दोनों को जब हम लोग प्लस कर रहे हैं बुआ, ध्यान से देखना, तो 1/11 को अगर हम लोग कॉमन ले लें, 1/11 को कॉमन ले लें, तो यहाँ से 48 आई कैप है ना, देखो 48 आई कैप हो गया, और यहाँ से -4 आई कैप, तो ये 44 आई कैप बन जाएगा बालक। तुम ऐड करके देखना, दोनों को बस जोड़ तो सकते ही हो ना। आगे देखो 1/11 कॉमन था तो 16 जे कैप और -5, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 11 जे कैप हो जाएगा, प्लस में होगा, है ना। और आगे देखो -16 आई कैप और -17 के कैप, सॉरी -16 के कैप और -17, तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 17 33, तो -33 के कैप हो जाएगा। तो वैल्यू भी बड़ा इजी वाला दिया हुआ है। कंप्लीट वेक्टर ये निकाला जाए तो 1/11 अगर सब में मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप और हो जाएगा मेरे भाई जे कैप, 11 से 11 कैंसिल होकर और -3 के कैप। अब देखो ये वेक्टर ए है और वेक्टर ए हम लोगों को इस तरीके से दिया है, यानी कि अल्फा का वैल्यू जो है आई कैप का कोफिशिएंट यानी कि 4 आ गया, बीटा का वैल्यू मेरे भाई 1 आ गया, और गामा जो है इसका वैल्यू मेरे भाई -3 आ गया। तो बस इन सब का स्क्वायर करके हमसे वैल्यू पूछा गया है ना, सबका स्क्वायर करके वैल्यू, तो 16 1 17 और 9, 17 9 कितना हो जाएगा बालक, 26 ना, यानी कि 26 विल बी द राइट आंसर। बात क्लियर है क्या? बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलो अभी इसको तुम ट्राई करोगे जल्दी से, इसको जल्दी से ट्राई करोगे, ये भी बड़ा आसान ही क्वेश्चन था बालक। इस क्वेश्चन में बालक बोला गया था कि भाई एक कोई ए वेक्टर है जो कि एक नॉन जीरो वेक्टर है और इसका प्रोजेक्शन 3 वेक्टर पर, देखो 3 वेक्टर पर, इस पर और इस पर इक्वल प्रोजेक्शन जा रहा है। तो हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना था वेक्टर ए के अलोंग। मान लेते हैं शुरुआत में, मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है ना वो एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है और जेड के कैप है, मान लेते हैं। जब हम इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पर निकालेंगे तो मान लेते हैं ये प्रोजेक्शन 1 निकाल रहे हैं, फिर प्रोजेक्शन 2 निकालेंगे, फिर प्रोजेक्शन 3 निकालेंगे, मतलब कि इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन, फिर इस पर प्रोजेक्शन, फिर इस पर प्रोजेक्शन, तीनों पर प्रोजेक्शन कैसे निकलता था बालक, दोनों वेक्टर का डॉट लेते थे ऊपर में और नीचे में जिस पर प्रोजेक्शन निकालना हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे, यही करते थे ना। तो यहाँ पर इसका और इसका बालक हम लोग डॉट लेंगे, तो कंपोनेंट फॉर्म में जब डॉट होता है तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर लिखा जाता है, 2 × x 2x हो गया मेरे भाई, यहाँ पर -1 × यानी -y हो गया और 2 × z प्लस 2z हो गया, और नीचे में इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या बालक, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 5 और 2 का स्क्वायर 4 का रूट, यानी √9 यानी कि 3 आ जाएगा। निकाल लिए।
उसी तरीके से इस पर जब प्रोजेक्शन निकालेंगे तो x हो जाएगा और फिर 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा और z यानी -2z हो जाएगा। क्लियर है ना अभी तक बात? अभी तक बात। और नीचे में कितना आएगा बालक? उसका मैग्नीट्यूड यानी कि फिर से 3 आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब के कैप पर तो एक ही है, यहाँ पर आई और जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो तो 0 है, तो एक्स वाई 0 0 बन गया, जेड इंटू के, जेड इंटू 1 जेड बन गया और नीचे में कितना 1 का स्क्वायर 1, ये मिला हम लोगों को। बोल रहा है कि ये तीनों प्रोजेक्शन बालक इक्वल है, ये तीनों का तीनों इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल है, अगर ये तीनों इक्वल है तो यहाँ पर हम लोग ना इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, इक्वेशन आराम से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे किया जाए? ये दोनों अगर इक्वल है, मतलब P1 अगर P2 के बराबर है, प्रोजेक्शन ऑन 1 एंड प्रोजेक्शन ऑफ 2 अगर ये बराबर है, यानी कि 2x माइनस वाई प्लस 2z बाई 3 जो है ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 2z बाई 3 के, ये बराबर 3 से 3 बाबू गायब हो गया, 3 से 3 गायब। अब इसको थोड़ा समेटा जाए तो इधर आया तो x हो गया और इधर आया तो माइनस 3y हो गया मेरे भाई, और ये जब इधर आया तो 4z हो गया, 4z इज इक्वल टू 0 आ गया। एक इक्वेशन मान लो, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। ये दोनों भी तो बराबर है, P2 और P3 भी बराबर है, P2 और P3, यानी कि x प्लस 2y माइनस 2z, ठीक है ना? इसमें तो 2 ही आना चाहिए ना बालक, हाँ ठीक है। और बाई 3 इज इक्वल टू जेड के बराबर है, तो इसको जब हम इधर भेजे तो 3z और फिर इधर लाए तो कितना हो गया x प्लस 2y, इसको इधर भेज के इधर लाए तो हो गया अपने पास माइनस 5z इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। एक और इक्वेशन बना सकते हैं, देखो बनाएंगे नहीं, ध्यान से सुनो। एक इक्वेशन और बना सकते हैं कि भाई P1 और P3 भी तो बराबर है, तो एक इक्वेशन यहां से भी बनेगा, एक इक्वेशन और एक और बन जाएगा, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, आराम से वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, टाइम लगेगा ना उसमें। यहां पर बोला जा रहा है ना कि उस वेक्टर के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो तो करके निकाल ही सकते हैं, 3 इक्वेशन बना के तो निकाल ही सकते हैं। 3 इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स वाई जेड निकलेगा और ये निकल जाएगा, फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये तो एक तरीका है। लेकिन एक आसान तरीका और है, थोड़ा दिमाग लगाओ, कि हम लोग क्या करें ना, किसी एक को, जैसे मान लो कि जेड को कुछ मान लेते हैं, टी मान लिए, जेड को टी मान लिए, और इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से बाकी दोनों को, एक्स और वाई को टी के टर्म में ही निकाल लेते हैं। समझे बात को? तो जो वो कॉमन बात आएगा उसको, जैसे टी यहां पर कॉमन हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों में आ जाएगा, तो उस कॉमन बात का यूनिट वेक्टर से कोई लेना देना है नहीं बुआ। तो ऐसे ही सोचेंगे हम लोग। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि चलो जेड को अगर हम टी बोल दिए, जेड को अगर हम टी बोल दिए तो यहाँ टी पुट करेंगे तो एक्स प्लस 2y कितना हो गया बुआ, 5t हो गया ना। और यहाँ पर जब हम टी पुट किए तो x माइनस 3y का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया माइनस 4t। अब देखो इन दोनों को हम लोग कुछ करें, क्या करें, कैसे निकाले? y का वैल्यू अगर निकाले तो माइनस कर देते हैं। अगर हम x माइनस 3y से इसको माइनस करें तो ये कितना आ गया, x गायब हुआ और यहां से आ गया हुआ माइनस 5y आ गया, माइनस 5y, और ये इस साइड जा करके देखो ये और ये माइनस हुआ, माइनस 4t और 5t, माइनस 5t यानी कि माइनस 90 हो गया, माइनस 90, ये बात आ रहा है अपने पास। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y का वैल्यू 9/5t आ गया, 9/5t आ गया, यानी y भी हम t के टर्म में निकाल लिए हैं। आगे देखना, अब एक y की जगह अगर इसको रखा जाए, किस इक्वेशन में रखे तो मेरा काम हो जाए, इस इक्वेशन में चलो रखते हैं, तो x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 9/5t रख दिए और इधर 5t आ गया था, है ना। तो 18/5t, x प्लस 18t/5 इज इक्वल टू 5t। चलो इसको इधर ले चलते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15, यानी कि माइनस 3 जाकर के ये जाकर के बुआ माइनस होगा 5t से माइनस होगा, तो 25 माइनस 18, 7/5t आ रहा है क्या, मिलाना तो बुआ ये आ रहा है। चलो अब आगे जब इतना हम लोग कर लिए तो अपने पास जो a वेक्टर आया मेरे भाई, a वेक्टर जो आएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, t के टर्म में आएगा, लेकिन कितना आएगा 7/5t i कैप आ जाएगा। ठीक है भाई, y j कैप था तो y अपना कितना आया था, y आया था 9/5, यानी कि प्लस 9/5 क्या t k कैप j कैप आएगा। और फिर k कैप की जगह तो हम लोग केवल t लिख सकते हैं ना, z को हम लोग क्या माने थे, t माने थे, z को हम लोग t माने थे, तो यहाँ पर हम लोग केवल t k कैप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अभी तक।
अब सुनना, ए वेक्टर हमको मिल गया, लेकिन हमें ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना था, है ना, ए वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना था। तो एक काम किया जाए ना, जो ये कॉमन बात है, कुछ कॉमन निकाला जाए यहाँ से और उसको गायब कर दिया जाए, उससे हमको क्या मतलब, वो तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। जैसे जो कॉमन यहाँ से बात आएगा वो क्या आएगा कि भाई अगर हम लोग 1/5 टी को कॉमन निकाल के हटा दें तो यहाँ से 7i कैप आ रहा है और प्लस 9 जे कैप आ रहा है, और इस टी को निकाल दें, लेकिन 5 भी हम कॉमन निकाल लिए है ना, तो यहाँ पर 5 के कैप आ जाएगा, 5 के कैप आ जाएगा, ये बात है। तो अब इससे हमको यूनिट वेक्टर निकालने में कोई मतलब नहीं, इसको हटा देते, बात समझ गए। तो यानी कि अब हमको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए खाली इससे मतलब है। तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का क्या होता है बालक, ये पूरा वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, ए का यूनिट वेक्टर, तो ये वेक्टर हो जाएगा यानी 7i कैप प्लस 9j कैप, 9j कैप और प्लस 5k कैप, ये तो लिख ही दिए। और नीचे में क्या, रूट अंडर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 49 और 81, 49 प्लस 81 और 5 का स्क्वायर मतलब कि 25। तो ये कितना आएगा बालक, याद आएगा तुम्हारा 9 1 10 10 5 155 आ जाएगा, 155, लेकिन चारों में है, एक बार बढ़िया से चेक किया जाए, 8 2 10 और 4, हाँ 155 और 155 के साथ साथ अपने पास तीनों में प्लस आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रूट अंडर 155 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बालक राइट आंसर हो जाएगा। तीनों में हमें प्लस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बिल्कुल इस टाइप से जाएंगे। बाकी अगर ये वाला लास्ट वाला बात से तुम अनकंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक इक्वेशन यहाँ से और बनाना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, पुट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है, वेरी इजी क्वेश्चन आ रहा है बालक। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, थोड़ा दिमाग लगाओ फिर इसका सोल्यूशन देखो। तो इसमें मेरे भाई था क्या कि दो वेक्टर दिया हुआ है, एक u और एक v, दो वेक्टर हमें दे दिया और बोल रहा है कि दोनों के बीच का एंगल इतना है, cos इनवर्स √5 2 √7, यानी कि cos थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा मेरे भाई कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा √5/2 √7, ये बात हम लोगों को दे दिया, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि v वेक्टर जो है वो v1 + v2 है और v1 के लिए कुछ कंडीशन दिया है, ये बात का बात है। पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर वाला जो cos थीटा का फॉर्मूला था, cos थीटा इज इक्वल टू, देखो cos थीटा हम लिख दिए √5 2 √7 इज इक्वल टू क्या होता था, दोनों वेक्टर का डॉट, तो इन दोनों वेक्टर का जब हम लोग डॉट लेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और फिर -1 × 1 यानी कि -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। और नीचे में क्या आता था, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आता था, तो इसका मैग्नीट्यूड जब हम लोग निकालेंगे तो √10 आ रहा है ना बुआ, यहाँ पर √10 आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखा जाए तो इसका जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी कि 5 + लेमडा का स्क्वायर, 5 + लेमडा का स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, 5 + लेमडा का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हम लोग लेमडा आराम से निकाल सकते हैं। देखो ये 5 है, 5 से अगर हम लोग इसको कैंसिल कराए तो √5, अच्छा 5 है तो देखो एक सेकंड बालक, यहाँ पर ना ये जो 5 है √5/2 √7, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में 5 था, नीचे में √5 × √2 लिख सकते हैं, और चलो यहाँ पर है अपने पास 5 + लेमडा का स्क्वायर। तो देखो ये जब इधर गया है ना, और ये सब मिलके कैंसिल हो गया क्योंकि √5 × √5 5 और 5 कैंसिल हो गया, इस √2 को इधर लाए तो √2/2 √7 और इधर अपने पास 1/5 + लेमडा स्क्वायर आ रहा है। चलो इसको इधर और इसको इधर भेजा जाए, इन दोनों को मेरे भाई, देखो क्वेश्चन बड़ा ही इजी था, यहाँ से लेमडा बस हम निकालना चाह रहे हैं, इसको इधर इसको इस साइड भेजे तो √2 × 5 + लेमडा स्क्वायर = 2 √7 आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो 2 × 5 + लेमडा का स्क्वायर आ गया, और इधर से स्क्वायरिंग किए तो कितना आ गया 14, क्या इधर से स्क्वायर किए तो 4 28 आ गया, क्लियर है ना 28। तो ये इसको कैंसिल किया 14 बार में, ये 5 इधर गया, लेमडा का वैल्यू हुआ +-3 आया, लेमडा का वैल्यू अपने पास 3 आया, ठीक ना, लेमडा का वैल्यू +-3 बोल लो। तो यहाँ पर देखा जाए, अच्छा लेमडा 0 से बड़ा है, देखो +-3 होता, लेकिन लेमडा बोला गया कि 0 से बड़ा है, यानी कि हमें केवल 3 लेना है। चलो जी अब आगे देखो, आगे बड़ा आसान सा बात है, यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि वेक्टर v जो है ना वो v1 + v2 है, ठीक है भाई। v1 जो है ना ये पैरेलल है u के, चलो मान लो ये u वेक्टर है, तो v1 जो है ना इसके पैरेलल है, यानी कि अगर ये u था कंप्लीट तो ये अपना v1 है, इसी के अलॉन्ग मान लो यहाँ तक v1 है, ये v1 है, और v2 जो है ना वो परपेंडिकुलर है u के, अच्छा
V2 जो है ना वो U के परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं ये V2 है, मान लेते हैं ये V2 है, बात क्लियर है। तो फिर हम लोगों से ये पूछ रहा है कि V1 का मोड का स्क्वायर प्लस V2 के मोड का स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा। तो देखा जाए, सुनो ध्यान से, ये V1 ये V2, ये हो गया V1 प्लस V2, ये हो गया V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, देखो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू तुमको V दिया है, यानी कि ये वेक्टर V है, ये वेक्टर V है। तो यहाँ पर तुमसे क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि चलो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें, जैसे इस डायरेक्शन में अगर हम इस वेक्टर को शिफ्ट करें, इस वेक्टर को, तो ये तो V2 वेक्टर ही हो गया, ये तो V2 वेक्टर ही हो गया, है ना। और यहाँ पर V1 वेक्टर, ये U के परपेंडिकुलर था तो इधर शिफ्टिंग कर ही सकते हैं, यहाँ 90 डिग्री से यहाँ पाइथागोरस भी सोच सकते हैं। तो जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर सोचे बालक, तो वेक्टर V का स्क्वायर जो है वेक्टर V1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस वेक्टर V2 के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड से रिलेट किया जाए तो, है ना। यही एक आसान डेटा दिया था इसी को यूज करने के लिए। ये बात समझ में आया? तो बस अगर इतना आया तो मेरा काम हो गया। हमें ये निकालना था, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना था, है ना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा बालक, वेक्टर V का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वेक्टर V अपने पास ये आया है, तो यहाँ लेमडा की जगह हम लोग बस क्या पुट कर दे मेरे भाई, 3 पुट कर दे। तो 3 जब हम यहाँ पुट किए तो यहाँ पर जो अपना आंसर आएगा रूट अंडर अपने पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 5 और 9, 2 का स्क्वायर 5, 4 और 9, 14 आ रहा है क्या, देखो तो बालक यहाँ पर 14 आया, लेकिन जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 14 आ जाएगा, रूट अंडर 14 आया था, स्क्वायर करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो ये था बालक, बड़ा ही आसान इस पर क्वेश्चन आया था।